डॉक्यूमेंट्स है वो है पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप और वो आपके पास यार बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो उसकी बिना पे होगा। अगर आप इंग्लिश टेस्ट नहीं देना चाहते, MOP आना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपको तीसरा लेटर बहुत ईजी बन जाता है। अगर इसका काबिल नहीं भी है फिर भी बन जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यार हम आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते। तो वो 2 SOP ये यार सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है UK आने के लिए। अगर आपके पास SOP अच्छी है ना, तो UK के लिए कोई भी डिग्री वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना किसी डिग्री वेरीफाई के आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही है कि पता नहीं बंदा क्या करता है। तो भाई आपका बाइक कॉन्फिडेंट दुनिया तो एवरेज जो है वो 70-80 लाख की स्टेटमेंट होती है। वो स्टेट आपने रखनी होती है, रिक्वायरमेंट वो अप्लाई करना है तो उठा लें। तो आपने बिल्कुल भी उठानी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से लोग हैं जिनके रिफ्यूज़ल आए हैं, 10 साल के बैन हुए हैं स्टेटमेंट उठाने की वजह से। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी स्टेटमेंट उठाने वाली। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। आपने स्टेटमेंट बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो वीज़ा रिजेक्शन होते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से यार फेक लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फेक अप्लाइयाँ की हैं, उसकी वजह से थोड़े से वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारे के साथ खुश होंगे, बहुत मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैन हर फ्राम चनियोट पाकिस्तान, और मैं UK के अंदर हूँ, यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तो अक्सर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करता रहता हूँ, बीच में ट्रैवल वीडियोस भी ऐड करता रहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पार्क में बैठा हूँ, यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। संडे तो नहीं है आज, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था, बच्चे जो है वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ UK में अक्सर ही मौसम अच्छा होता है, आज भी है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। आई होप सो थोड़ा बहुत आपको शोर आ रहा होगा, वॉइस थोड़ी सी बैड हो, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये वीडियो आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आज बैठ के सुकून से यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अक्सर यहाँ वीडियो शूट करने आता हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बच्चे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब क्या करें, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी अपना शूट करें। ठीक है, आज की वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन, बहुत सारे मेरे प्यारे मुझे मैसेज करते होंगे। आप में से कोई UK होगा तो आप में से आपको भी ज़रूर मैसेज आते होंगे कि भाई आप तो UK चले गए, अब हमें बताओ कि हम कैसे UK आए, हम स्टडी करना। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जो स्टडी के लिए UK आना चाहते हैं। तो मतलब वो लोग जो स्टडी करना चाहते हैं, UK आके पढ़ना चाहते हैं, वो अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किधर से प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में होने वाला है। अगर आप वाकई UK आना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सारी चीज़ें आपके मुताल्लिक़ की सारा कुछ इसमें होगा। यार शोर पीछे बहुत आ रहा है, उन्होंने म्यूज़िक थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, तो हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ना। अच्छा, प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है कि हम मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ज़ाहिर है जब भी आप किसी दूसरे मुल्क आ रहे हो, जैसे कि UK आ रहे हो, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉक्यूमेंट्स जो सबसे मेन सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आप यहीं से वीडियो स्टॉप करके आप जा सकते हैं, वीडियो आपके लिए नहीं है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो अभी जाएँ, पासपोर्ट अपना ज़रूर बनवाएँ। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। अगर आपने बैचलर की आना चाहते हैं तो 12th क्लास की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मास्टर के लिए आना चाहिए तो आप आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके जो आपकी BS ऑनर पाकिस्तान बोलते हैं या मास्टर भी बोलते हैं उधर, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हमारा MPhil जो होता है ना, वो यहाँ पे MPhil कंसिडर नहीं होता, वो ये मास्टर ही होता है। तो सिंपल आपको बता दूँ, आप कंफ्यूज ना हो कि हमारी जो 16 हमने पाकिस्तान में की होती है उसको मास्टर कहते हैं, वो यहाँ मास्टर कंसिडर नहीं होता, ठीक है। इनका जो है MPhil, इनका मास्टर जो होता है हमारे MPhil के इक्वल होता है। तो यार आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपके पास जो है वो 16 ईयर एजुकेशन की जो है वो डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, वो सारा कुछ होना ज़रूरी है। अब कभी कभार ऐसे भी होता है कुछ लोग जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी वहाँ की डिग्री होती है,
उनकी डिग्रीज़ नहीं होती, तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, तो वो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास प्रोविजनल है तो उससे भी बात बन सकती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है डॉक्यूमेंट्स। ज़ाहिर है आप यूके आ रहे हैं, इंग्लिश कंट्री है, तो यहाँ आपके पास इंग्लिश का डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आप आइट्स कर लें, टोफल कर लें, लैंग्वेज सर्च कर लें, और उसके बाद और क्या होता है, हाँ उसके बाद कुछ और इंग्लिश टेस्ट भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है, अगर आप इतने बड़े कंट्री में आ रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश टेस्ट क्या बोलते हैं आइट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास आइट्स होना चाहिए। और कुछ मेरे भाई बहन ये भी सोच रहे होंगे कि यार MOI भी एक्सेप्ट हो रहा है। MOI क्या होता है? MOI बेसिकली एक होता है टेस्ट होता है जिसमें आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, आपका वहाँ पे एडमिशन इंग्लिश टेस्ट के बगैर भी हो सकता है। उसके लिए आपके पास आपके इंग्लिश में 80-85% पीछे वाली डिग्री में मार्क्स होने चाहिए, और उसकी बिना पे यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर एक बना के देती है। अगर आपके पास वो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी, ओके या, और वह आपके पास यार बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, उसके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो आई ओके थैंक यू नो स्ट्रीमिंग इज लाइक अ वीडियो फॉर YouTube I would tell you later for shooting a video। तो यार ये बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, इनको बताना था गौरव को। अच्छा, वो जो बात हो रही थी इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, उसका होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वो आपके पास होगा तो वो आपका तीसरा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। वो उसकी बिना पे होगा, अगर आप इंग्लिश टेस्ट नहीं देना चाहते, MOI पे आना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपको तीसरा डॉक्यूमेंट्स वो होगा। लेकिन आप फिर भी एहतियात तौर उसको ज़रूर बना लें। अगर आप इंग्लिश कोर्स करना है, कोई टेस्ट देना है, फिर भी वो आप ज़रूर अपने लिए बनवा लें। और उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा वो होगा रिकमेंडेशन लेटर। मैंने लिखे भी हैं ताकि भूल ना जाओ। रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिकली ये होते हैं कि जो पीछे वाली जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री मुकम्मल की है ना, जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री मुकम्मल की है, वहाँ के आपको जो टीचर्स हैं वो आपको रिकमेंडेशन एक लेटर बना के देते हैं कि ये बच्चा जो है इसने डिग्री यहाँ पे की है, मैं इसका टीचर्स हूँ, तो ये आगे वाली स्टडी जो जहाँ भी करना चाहता है, मतलब आप यूके आना चाहते हैं तो वो यूके के लिए ये रेकमेंड है हमारी तरफ से, ये जा सकता है। मतलब बेसिकली लेटर होता है जिसमें वो आपको मतलब इस काबिल समझ रहे हैं कि ये बच्चा वहाँ जाके पढ़ सकता है। वो बहुत ईजी बन जाते हैं। अगर इस काबिल नहीं भी है फिर भी बन जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यार हम आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो वो 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसके बाद जो अगला होगा डॉक्यूमेंट्स वो होगा CV। आपके पास CV होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके वाली CV। वो CV नहीं जिससे आप जॉब लेने जाते हैं, वो CV नहीं चाहिए। प्रोफेशनल तरीके की जो CV है वो चाहिए। उसका फॉर्मेट्स भी मैं कोशिश करूँगा कि ऐड कर दूँ, वो आपको चाहिए। उसके बाद जो अगला है SOP। ये यार सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है यूके आने के लिए। अगर आपके पास SOP अच्छी है तो इससे कोई अच्छा डॉक्यूमेंट्स और नहीं है। आपके पास SOP होना बहुत ज़रूरी है। SOP क्या होता है? SOP बेसिकली होता है स्टेट ऑफ पर्पस। मतलब बेसिकली ये सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो आप यूके आ रहे हैं, आप क्यों यूके आना चाहते हैं, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपने मेंशन करना होता है कि मैं यूके इसलिए आना चाह रहा हूँ, मेरे पीछे स्टडी ये थी, मैंने ये पीछे रिसर्च की है, आगे ये करना चाहता हूँ। और मतलब आपने अपना खुलासा पूरा उनको बयान करना है। मतलब कि पीछे मेरा ये था शॉर्ट ये CV में तो सारी चीज़ें ऐड होती हैं, इसमें सारी चीज़ें ऐड नहीं होती, बस सिंपल चीज़ें होती हैं कि पीछे मैं ये मैंने किया है और मैं यूके ये करना चाहता हूँ। ये जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, उतने आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस पे आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। ये आपके पास होना बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आखिरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स है वो TB टेस्ट है। TB टेस्ट आपके पास भी होना बहुत ज़रूरी है। TB टेस्ट कब काम आता है? ये स्टार्ट के जब आप प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे होते हैं उस वक्त काम नहीं आता। ये काम आता है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। TB टेस्ट भी किसी के लिए एशिया में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है TB के, तो उस लिए जो है वो ये मांगते हैं। तो वो TB टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ये कहाँ से होगा इसकी वीडियोज़ मैं अलग शूट करूँगा। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। ये एक आध वीक में बन जाते हैं, इतना बड़ा इतना क्या बोलते हैं, इतने कुछ ज़्यादा इनके लिए वो चाहिए नहीं। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर टाइम लग सकता है, अगर पासपोर्ट है तो फिर थोड़ी इतना टाइम नहीं लगता। उसके बाद अगला काम ये करना है आपने कि आपने ये करना है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं
बहुत सारे लोग खुद भी अप्लाई करते होंगे, लेकिन जैसे मैंने किया और बहुत सारे लोग जो करते हैं, आई थिंक 80-85-90% लोग जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो कंसल्टेंट हायर करते हैं, मैंने भी हायर किया था। मेरा जो कंसल्टेंट है मैंने कहाँ से अप्लाई किया था, इसकी वीडियोस ऑलरेडी है मेरी, उसमें आप देख सकते हैं जाके। मेरा जो है कंसल्टेंट इधर ही बता देता हूँ, एडमाइंस उनका नाम है, फैसलाबाद में उनका ऑफिस है। तो मैंने अपना प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट किया था। आप भी अपने एतमाद के मुताबिक अपने इलाके में कोई आय का कंसल्टेंट हायर करें। उससे यार बेनिफिट ये होता है कि सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, उनके पास यूनिवर्सिटीज़ के क्या बोलते हैं नाम्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनके पास होता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिंपल डॉक्यूमेंट्स दे देने होते हैं उनको, सारा प्रोसेस उन्हें करना होता है। उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती यार, ज़्यादा मुझे पता है 80-85% फ्री काम करते हैं। वो फ़ीस बिल्कुल भी नहीं आपसे लेते। वो क्यों लेते हैं उसकी ये वजह है कि मैं बता दूँ, आप परेशान हो जाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करते हैं वहाँ से उनको कमीशन मिल जाती है, उनको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वो आपसे पैसे नहीं लेते। कुछ लोग हैं, कुछ कंसल्टेंट हैं जो फ़ीस लेते हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, 20,000-25,000 के आसपास, ज़्यादा 30,000 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा कोई मांग रहा है तो फिर आप उसको कंसल्टेंट से काम मत करवाएं, वो रॉन्ग हो सकता है। तो एक ये हो गया। उसके बाद आपने जो प्रोसीजर स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, और इसमें बड़ा इशू एक बात करना भूल रहा था, बहुत सारे ये लोग क्वेश्चन करते हैं यार डिग्री कहाँ से वेरीफाई होगी, कैसे वेरीफाई होगी, क्या कराना है। तो यूके के लिए कोई भी डिग्री वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना किसी डिग्री वेरीफाई के आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको पहला जो आएगा लेटर आएगा, जो जूनियर की तरफ से आपको लेटर आएगा, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अनकंडीशनल, एक हो सकता है कंडीशनल। जो कंडीशनल आएगा उसमें कोई ना कोई कंडीशन लगी होगी कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग है, ये अच्छा नहीं है, इसको अगेन अपलोड करो, इसमें ये चीज़ हो सकती है। तो उसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो अनकम्प्लीट होगी, वो आपने उसमें ऐड करके उसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको कंडीशनल आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, लिहाजा आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं। ठीक है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इंटरव्यूज़ भी ले लेती हैं, मोस्ट टाइम नहीं लेती, उसमें आपने फ़ीस देनी होती है। फ़ीस डिफरेंट होती है, मतलब मोस्टली जो होती है वो 10,000 पाउंड से ज़्यादा होती है, 10,000 से लेके 18,000-16,000 के बीच में फ़ीस होती है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, 2,000 पाउंड, 3,000, 4,000, 5,000 पाउंड तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, उसमें अब फ़ीस जमा करानी होती है। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी का इनिशियल जो होता है वो कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। मेरा जो था वो 3750 था और मैं 8,000 फ़ीस दे गया था। उसमें ये सीन होता है कि आपको उन्होंने जितना इनिशियल मांगा है सबसे पहले आपने वो उनको पे करना है। ठीक है, वो पे करना है, और उसके बाद आपने चेक करना है अभी किस यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट फ़ीस कितनी है। एनरोलमेंट मतलब ये मकसद होता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी क्लास लेने से पहले आपने उनको इतनी फ़ीस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो एनरोलमेंट जो फ़ीस है वो भी आपने उनको ज़रूर देनी है, वो मोस्ट टाइम देन हाफ आधी फ़ीस बन जाती है। तो आपने ये कंसेप्ट रखना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटी को फ़ीस ज़रूर दे के आनी है। अब ज़्यादा ना दे तो हाफ से आपने ज़रूर दे के आनी है। जो हाफ फ़ीस आपने दे दी, उसके कुछ देर के बाद आपका प्री कैश इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये भी 90% लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता, लेकिन ज़्यादा लोगों को होता है। उससे परेशान नहीं होना। वो इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होगा, उसकी वीडियोज़ भी मैं लेके आऊँगा। वो इंटरव्यू आपका हो जाना है, ज़्यादातर जो होते हैं वो पास ही होते हैं। आजकल थोड़ी सी सख्ती हो गई है, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका भाई है ना आपको बताने के लिए, तो वो इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी है अच्छे तरीके से। इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद जब इंटरव्यू आपका पास हो जाएगा तो उसके बाद आपको कैश आएगा। कैश क्या होता है, आपका कन्फर्मेशन लेटर होता है कि आपका भाई एडमिशन आपका एडमिशन हो चुका है, ताकि आप वीज़े के लिए अप्लाई करें। ठीक है, वो जो लेटर होगा कैश, वो लेके आपने और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, वीज़ा अप्लाई करने के आप पाकिस्तान में है तो हमारी जो एम्बेसी है वो है इस्लामाबाद में है, लाहौर में है और मीरपुर में है। जो आपके आसपास हो, नज़दीक हो, उसमें आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। और इसमें दो चीज़ें, वीज़ा अप्लाई करने में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड मिलेगा और प्रायोरिटी मिलेगा। अगर आपका टाइम है अभी क्लासेस स्टार्ट होने में तो आपने स्टैंडर्ड ही करना है, प्रायोरिटी नहीं करना। अगर टाइम कम है तो फिर आपने प्रायोरिटी की तरफ जाना है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही है कि पता नहीं बंदा क्या कर रहा है। तो भाई आपका भाई कॉन्फिडेंट, दुनिया की कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए वीडियो बनानी होती है ना यार। तो
वो आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ज़्यादातर जो वीज़ा आ जाता है वो 20 से 25 दिन में आ जाता है। अच्छा, एक यहाँ बात मैं बोल रहा था, कुछ लोगों के अगर टेस्ट क्लियर, इंटरव्यू कैस वाला क्लियर नहीं होता, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उस सीन में उनकी जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की फ़ीस वो वापस हो जाएगी, वो 15 से 20 मैक्सिमम 1 मंथ में वापस आ जाती है। और इसी बीच में एक और चीज़ बोल रहा था मैं कि आपने अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करनी होती है। स्टेटमेंट ये चीज़ होती है कि जब आपका आपने फ़ीस पे करनी होती है, उसके बाद आपका कैश से पहले आपने अपनी स्टेटमेंट आपने स्टार्ट करनी थी। स्टेटमेंट आप कितनी होती है वो भी डिपेंड होता है, जो लंदन में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अलग है, जो लंदन से बाहर हैं वो उनकी अलग है। जो लंदन से बाहर है वो थोड़ी कम होती है और जो लंदन के अंदर है उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। जो स्टेटमेंट बनती है ना, वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता, वो आपकी जितनी फ़ीस होगी, आपका जिस इलाके में होगा, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनती है। जो कम से कम स्टेटमेंट होती है वो 50 से 60 लाख से लेके करोड़ तक जाती है। मेरी 80 लाख की थी, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 70-80 लाख की स्टेटमेंट होती है। वो स्टेट आपने रखनी होती है, रिक्वायरमेंट वो होती है आपके वीज़े आने तक। जो ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यूके पहुंचने तक कुछ बोलते हैं, आपको कुछ बोलेंगे कुछ बोलेंगे। मेरे एक्सपीरियंस मुताबिक जब स्टेटमेंट आप स्टार्ट करें, आपके वीज़े आने तक, आपके यूके पहुंचने तक वो एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप उठा लें तो कोई इशू नहीं, वो स्टेटमेंट आपने रखनी है बिल्कुल। कुछ लोग बोलेंगे जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उठा लें, तो आपने बिल्कुल भी उठानी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से लोग हैं जिनके रिफ्यूज़ल आए हैं, 10 साल के बैन हुए हैं स्टेटमेंट उठाने की वजह से। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी स्टेटमेंट उठाने वाली। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट नहीं उठानी, उसको वीज़े आने तक रखनी है। तो उसके बाद फिर आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। और बहुत पहले ये था कि हर किसी को वीज़ा मिल रहा था, वैसे इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, लेकिन आजकल जो है वो वैसे इंटरव्यू भी हो रहे हैं। अगर आपका वैसे इंटरव्यू नहीं होता तो बहुत जल्दी आपका वीज़ा आ जाए। अगर आपका वैसे इंटरव्यू होता है तो फिर आपका थोड़ा सा वीज़ा लेट हो सकता है। उस सीन में ये है कि आपका जो मेरा खुद का वैसे इंटरव्यू हुआ था, उसकी वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। भी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, किस क्वेश्चन होते हैं, यहाँ का पूछा जाता है, उसकी वीडियो में लेके आएगा। उससे परेशान आपने नहीं होना, आपका भाई अब उसके बारे में आपको भी बताएगा। तो वैसे इंटरव्यू में आपको जो है वो दे देना है, कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका वीज़ा लग चुका होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो वीज़ा रिजेक्शन होते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से यार, फेक लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फेक अप्लाइयाँ की हैं, उसकी वजह से थोड़े से वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, हो पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स रियल है, आप जेन्युइन स्टूडेंट है, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। आपने बस घबराना नहीं, सही तरीके से अपना प्रोसेस करना है। और जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो फिर आपने टिकट करवानी है, टिकट करवा के यूके पहुंच जाना है। और यूके आते साथ ही आपको इमिग्रेशन पे भी क्वेश्चंस हो गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे, उसमें क्या उनके आंसर देने हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आती तो मुझे आपने बताना है, मैं मज़ीद बता दूँगा। मेरे इसमें बायो में सारे लिंक्स होते हैं, यूट्यूब के, इंस्टा के, फेसबुक के, और मैंने व्हाट्सअप के नंबर भी दिए होते हैं। आप मुझसे रब्ता करके सारा कुछ पूछ सकते हैं। और अगली वीडियोज़ में इसी पे लेके आऊँगा कि आप परेशान होंगे। जहन में आपने खर्चा नहीं बताया कि खर्चा कितना आएगा, यार वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये बताऊँगा कि आपका टोटली खर्चा कितना आता है। मुझे ये लगता है कि यार आपको एक ही चीज़ प्रॉपर समझाई जाए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो अगली वीडियोज़ में आपको प्रॉपर खर्चा बताऊँगा कि कितना खर्चा हो सकता है। तो आई होप सो आपने वीडियो एंजॉय की होगी, आपको अच्छा लगा होगा। ये सारा प्रोसेस हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।